हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो सागर के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के क्रैश के बारे में। क्यों क्रैश कर रही है, क्या हुआ एफटीएक्स के साथ, क्या किया बाइनेंस ने, सब ब्रेक डाउन करेंगे इस डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो के अंदर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लेट ने एक आर्टिकल निकाला, वन ऑफ क्रिप्टो जायंट्स जस्ट फेल। इसकी माने तो हुआ क्या? कुछ दिन पहले तक एफटीएक्स के फाउंडर्स बैंकमैन फ्रीड काफ़ी अच्छे एक सेलिब्रिटी के नाम पे जाने जाते थे, जो कि वन ऑफ द फेसेस थे जस्ट लाइक सीजी ऑफ बाइनेंस। एंड कुछ टाइम पहले ही सैम बैंकमैन फ्रीड बने थे वॉशिंगटन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोनर्स एंड लॉबिस्ट, जिन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट डोनर्स में से एक कहलाए गए। बट तभी अचानक पिछले महीने उन्होंने सारे डोनेशंस को हाल्ट कर दिया। एंड कुछ टाइम पहले ही इन्होंने काफ़ी चेस टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, मियामी के हीट स्टेडियम में कंट्रीब्यूटर थे। एंड क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी सारे आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट रही है। एंड ये एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट सामने आए थे, जिनका एक अपनी रेपुटेशन थी। बट क्या हुआ ऐसा, जानते हैं थोड़ा ब्रेकडाउन में। इलेक्शंस डे आने वाले थे और अचानक ही क्या हुआ कि सैम बैंकमैन फ्रीड काफ़ी खाली पॉकेट से लगने लगे। उनका हालात काफ़ी डगमगाए से लगे दिखने लगे। ट्यूसडे की मॉर्निंग को क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई कि एफटीएक्स का जो अपना टोकन है वो क्रैश कर रहा है वैल्यू के अंदर। एंड देन उसके बाद ये बात निकल के आई कि भाई इसके जो यूजर्स हैं एक मास के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं। देन इसी के बाद तीसरी चीज़ और निकल के आई कि मास सेल ऑफ की वजह से बाकी क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक इथेरियम एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बीटीसी की भी वैल्यू इसी के साथ घटने लगी है। एंड देन एक न्यूज़ आती है कि बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि भाई एफटीएक्स को फुली एक्वायर करेगा। बाइनेंस के सीईओ ने कहा कि भाई एफटीएक्स ने उनसे हेल्प मांगी क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, इनके लिक्विडिटी कमी पड़ रही है क्योंकि मास सेल ऑफ उनके वहाँ पे होने लग रहा है, जो कि बैंकमैन फ्रीड ने भी एक सेपरेट थ्रेड में अपने ट्विटर अकाउंट पे एक्सप्लेन किया। वहीं पे जब ये मास सेल ऑफ होने लगा तो भाई बैलेंस शीट का निकल के आया, कुछ रूमर्स निकल के आए, तो उन सबको खारिज करते हुए बैंक फ्रीडमैन ने कहा कि भाई वो सारे फॉल्स रूमर्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बाइनेंस ने बोला कि भाई हमसे हेल्प मांगी गई है और हम उसको हेल्प करने के लिए एक एलओआई, नॉन बाइंडिंग एलओआई साइन करने वाले हैं जल्द ही। एंड इसको फुली टेक ओवर करेंगे, जिससे कि जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको सॉल्व किया जाए। सो एक्चुअल में हुआ क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंकमैन फ्रीड एंड सीजी दोनों ही इक्विवेलेंट माने जाते हैं इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। काफ़ी अच्छे हेल्दी कंपटीटर रहे हैं। बैंकमैन फ्रीड का नाम आया था 2010 में, जब वो प्रोपोनेंट निकल के आए थे फिलॉसफी ऑफ इफेक्टिव ऑल्ट्रिज्म एंड लॉन्ग टर्मिज्म के बारे में कहते हुए, जो कि काफ़ी हाईली पॉपुलर हुआ था सिलिकॉन वैली के अंदर। वहीं पे सीजी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था ब्लॉकचेन डेवलपर के रूप जर्नी को, और बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट रिचेस्ट बिलियनर्स बने जस्ट बिकॉज उनको बिटकॉइन के साथ बड़ी डेडिकेशन थी। ये बात हो गई बैंकमैन फ्रीड की एंड सीजी की, बाइनेंस के। दोनों ही एक्सचेंजेस के बीच में एक तरीके की फाइट चल रही थी कि भाई कौन डोमिनेट करेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री को। हालांकि दोनों ही प्लेयर एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। ये जान के थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि जब एफटीएक्स 2019 में लॉन्च हुआ तो बाइनेंस वाज वन ऑफ इट्स फर्स्ट मेजर इन्वेस्टर्स। बाइनेंस ही इसका वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इन्वेस्टर था जिन्होंने एफटीएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। एक अच्छी खासी इक्विटी उन्होंने ली एफटीटी के अंदर। बैंकमैन फ्रीड ने ब्लूमबर्ग को कहा था कि भाई बाइनेंस की एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है टेंस ऑफ मिलियंस की एफटीएक्स के अंदर। शानपेंग जाओ, जिनका नाम सीजी भी कहा जाता है, कहते हैं इसी एक तरीके कंसीडर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मूव है मेरा, जिससे कि मैं आने वाले क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को और बूस्ट करने में यकीन रखता हूँ। बट दिक्कत वहाँ निकल के आई जब 2020 में मार्च के अंदर बाइनेंस ने स्टॉप कर दिया एफटीटी को ट्रेड करवाना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई यूज़र्स जो हैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और उस टोकन का यूज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या करा, बैंकमैन फ्रीड ने अगले ही साल सारे के सारे शेयर जो थे बाइनेंस के एफटीएक्स के अंदर सारे बाय बैक कर लिए और कम्प्लीटली सारा जो शेयर था बाइनेंस का उसमें से ख़त्म कर दिया एफटीएक्स के अंदर से। और जिसकी वजह से हुआ क्या कि रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स के थ्रू बाइनेंस को गुजरना पड़ा इन कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, इटली एंड उनके खुद के जापान के अंदर भी। और इसी महीने कहा सीजी ने कि भाई जब सेल ऑफ किया उन्होंने बाइनेंस की अपने एफटीएक्स सिक्योरिटी शेयर्स को, तो वहाँ से उनको 2.1 बिलियन की कमाई हुई है पूरे सेल ऑफ से, जिसको भी पूरी तरह लिक्विडेट करने वाले हैं। उन्होंने उसको लिक्विडेट करने की क्लियरली बात करी।
लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली बोला कि भाई ये किसी भी तरह के कंपटीटर के अगेंस्ट जाने का मेरा कोई मूव नहीं है। बट वो उन्होंने एक लाइन कही कि भाई वी वोंट सपोर्ट पीपल हु लॉबी अगेंस्ट अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स बिहाइंड देयर बैक्स। उन्होंने कहा कि भाई जो बैक बाइटिंग करते हैं इंडस्ट्री प्लेयर्स के सामने सही रहते हैं और पीछे बैक बाइटिंग की कोशिश करते हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं खटास पैदा हो चुकी थी इन दोनों के बीच में। अब नवंबर 2 को कॉइनडेस्क का एक आर्टिकल आया जिसमें एक बैलेंस शीट लीक हुई सैम बैंकमैन-फ्रिड के FTX एक्सचेंज के अल्मीडा रिसर्च की, जिसमें चीज़ क्लियरली हुई कि भाई अल्मीडा रिसर्च सेंटर के जो मोस्टली एसेट्स हैं वो FTT टोकन्स के अंदर हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन $14.6 बिलियन की है। जिससे ये क्लियर हो गया कि भाई अल्मीडा किसी भी क्रिप्टो और करेंसी या किसी डिजिटल करेंसी या फिर बिटकॉइन के अंदर होल्ड नहीं कर रहा है, वो अपने FTT टोकन्स के अंदर ही उसको होल्ड कर रहा है। बट वो इलिक्विड है, जो कि किसी और कंपनी के द्वारा उसको रन किया जा रहा है, जो कि बैंकमैन-फ्रिड है। और FTX और इससे भी ज़्यादा क्या निकल के आया सामने कि जो FTX की होल्डिंग है वो निकल के आई $6.1 बिलियन की, जो कि थी अल्मीडा एसेट्स के अंदर। ठीक है, जो कि और था क्योंकि FTX की अपनी वेबसाइट बताती है कि भाई देयर वर ओनली 5.1 बिलियन वर्थ ऑफ FTT इन टोटल सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन में ही $5.1 बिलियन के टोकन्स हैं टोटल सप्लाई के, जो कि FTX की अपनी साइट बता रही है, तो 6.1 अल्मीडा एसेट्स के अंदर कैसे हो सकते हैं? आउट ऑफ 40.6 बिलियन की जो उनकी अपनी नेटवर्थ है अल्मीडा क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म की, उनके पास 6.1 बिलियन कहाँ से आया जब है ही सर्कुलेशन 5.1 बिलियन? तो इससे सामने चीज़ निकल के आए कि भाई ये सब पोज किया जा रहा है एंड FTX इज़ इंसॉल्वेंट। ठीक है, वो खोखली है और वो सिर्फ बना रही है कि उसके पास पैसा है उतना, और जिसको कि बैंकमैन-फ्रिड ने ऑब्वियसली नकार दिया कि भाई अनफाउंडेड है और इस तरीके की कोई बात नहीं है। और फिर भी एंड तक वो यही कहते रहे कि भाई FTX इज़ फाइन, एसेट्स आर फाइन। वो एंड तक यही बोलते रहे। और जब ट्यूसडे मॉर्निंग हुई तो ये साफ हो चुका था CZ की और बैंकमैन-फ्रिड की ट्वीट से कि भाई वो बिल्कुल खोखले थे, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच आया सेल ऑफ्स के अंदर। तो क्लियर था कि भाई उनके पास नहीं थी उतनी फंडिंग जितना वो प्रमोट कर रहे थे ओवरऑल मीडिया के सामने। इसी वजह से FTT पूरा क्रैश हुआ एंड उसी के साथ सोलाना एक और क्रिप्टो करेंसी जो कि बैक्ड बाय FTX थी, टोटली क्रैश कर गई है। और इसी वजह से क्या हुआ? ट्रस्ट। देखिए, हर चीज़ ट्रस्ट के ऊपर है। ट्रस्ट गया एंड वहीं पर क्या हुआ कि भाई FTX इतने यूजर्स अपने फंड से विड्रॉ करने लगे। जब अफरा तफरी में उसको विड्रॉ करने लगे तो भाई बिटकॉइन एंड इथेरियम भी साथ में क्रैश होंगे। ऑब्वियसली यही टोकन्स होते हैं जो बंदे उसके साथ उसको ट्रेड ऑफ करते हैं, जो कि खुद में 11 से 18% के पास गिर गई। तो क्या झूठ बोल रहा था FTX? तो इसको इन्होंने सॉल्व आउट किया है, इसको इस बॉयल डाउन किया है सिंपल नैरेटिव के अंदर कि भाई इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस से वैल्यू निकल के आती है ऑब्वियसली कि भाई कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट से ऊपर मार्केट बनी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, जब FTX का इंटरेस्ट था कि भाई उसके यूजर्स को हैप्पी रखना है एंड एश्योर करना है कि भाई उनकी मनी सेफ है उनके अकाउंट्स के अंदर एंड हर चीज़ जो रिटर्न उनको मिलना है उनके इन्वेस्टमेंट में वो मिलेगा, वो सब कुछ वो कर रहे थे उस तरीके से। अब वहीं पे होता क्या है कि भाई जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसको यहाँ पे बाइनेंस की बात हो रही है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब उसने ही बोल दिया कि भाई हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है FTX के ऊपर, तो होना यही था। तो कहीं ना कहीं ये मानना गलत नहीं होगा कि भाई कहीं ना कहीं इस डाउनफॉल के अंदर CZ का भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, कि भाई उनका भी कहीं ना कहीं रोल रहेगा इस ओवरऑल क्रैश के अंदर। ऑब्वियसली बात है, कोई क्रिप्टो करेंसी गिरती है तो उसके साथ मार्केट को हिट आना ही आना होता है। जब मार्केट से पैसा जाएगा तो मार्केट तो क्रैश होनी है। और इसी वजह से बैंकमैन-फ्रिड के पास बैंकमैन-फ्रिड को पता चल गया था भाई कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा है। अब इससे अच्छा है कि भाई मैं अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करूं एंड उसके लिए उनको उसका बेचना ही सही लगा। तो फाइनल बात इतनी निकल के आई है कि भाई बैंकमैन-फ्रिड ने बोला है कि भाई US की जो ब्रांचेज़ हैं FTX की एंड बाइनेंस की, FTX US एंड बाइनेंस US टोटली अनअफेक्टेड है। उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको पता होगा बाइनेंस भी US का अलग चलाता है, FTX भी US के लिए अलग चलाता है अपनी एक्सचेंज। तो उनका इनसे कोई भी वो टोटली अनअफेक्टेड है इससे, तो इससे इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा पोस्ट करने में मेरे को लेट हो गया एडिटिंग वगैरह में। एंड इसी बीच हुआ क्या है कि भाई बाइनेंस ने बैकआउट कर लिया FTX को टेक ओवर करने से एंड तकरीबन $180 बिलियन का नुकसान हो गया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इस डिसीजन के बाद बाइनेंस के। क्योंकि बाइनेंस को क्या लगा जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन
प्रोसेस करी और इन्वेस्टिगेट किया पीछे कि भाई FTX के पीछे तो देखा जाए क्या है क्या नहीं, तो उनको लगा कि भाई ये एक अच्छी डील नहीं साबित होगी उनके लिए, तो उन्होंने अभी पूरी तरीके से बैकआउट कर लिया है, जिसकी वजह से काफ़ी केओस मचा मार्केट के अंदर एंड काफ़ी चीज़ें ख़राब दिखने लगी। मार्केट को अच्छा खासा एक क्रैश और करेक्शन देखने को मिला। 850 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट स्लिप डाउन हुआ इस पूरे क्रैश के अंदर, जिससे ये ओवरऑल मार्केट 5% के आसपास क्रैश कर गई। बिटकॉइन स्लिप कर गया $16,000 तक और वहीं पे इथीरियम $1100 तक चला गया था। FTX के टोकन का प्राइस तकरीबन 90% एक 72 घंटे के टाइम के दौरान गया और वहीं सालाना 35% के आसपास पूरा ड्रॉप डाउन कर गया है। ठीक है, अगर राइट नाउ कंडीशन देखें कॉइन मार्केट कैप की, तो ये क्लियरली दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे 17,300 के आसपास मार्केट में बिटकॉइन का रेट चल रहा है इस टाइम और 1274 इथीरियम चल रहा है, विच इज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिला है मार्केट के अंदर, जहाँ पे 8% इथीरियम पंप हो गया, 6% के आसपास बिटकॉइन भी पंप हो गया है। देखने वाली बात मज़ेदार यहाँ पे ये देखने को मिली है कि भाई सोलाना ने तकरीबन 30% का जंप किया है अपने लो मारने के बाद। इस क्रैश में FTX के पूरे क्रैश डाउन के बाद से सोलाना बहुत बुरी तरह गिरा और $11 के आसपास तक चला गया था। वहीं पे इसने रिकवरी करी काफ़ी अच्छी और $17 साढ़े $17 के आसपास वापस हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली $18 यहाँ पे इस टाइम में देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैटिक एंड पोल्काडॉट जैसे बड़े कंटेंटर्स ने भी काफ़ी अच्छी जंप दिखाई है। पोल्काडॉट भी अपने $6 के प्राइस को काफ़ी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। कॉस्मोस को देखा जाए तो यहाँ पे सारे इनफैक्ट अगर हम बिटकॉइन को भी छोड़ दूं तो उससे भी बेहतर यहाँ पे उन्होंने अपना कंटेंडरशिप दिखाई है कि वो $12 के एक बड़े ही अच्छे प्राइस से बहुत टाइम से टिका हुआ है, इतने ऑल टाइम लो मारने के बाद भी। इस पूरे क्रैश के दौरान ये $10 के प्राइस के नीचे नहीं गया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने भी करेक्शन वापस दिखाया, $12 पर वापस आ गए हैं $10 पर जाने के बाद। एटम के ऊपर मैंने पूरा एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बनाया, इसके पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके पूरी बैकिंग के ऊपर कि भाई क्यों क्या किस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है, वो जाके वीडियो में आई बटन में आप देख सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज द टोटल एनालिसिस एंड थीसिस बिहाइंड व्हाट हैपेंड इन दिस 4th क्रैश ऑफ द ईयर। तो बात सारी यही है कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना हमेशा से मेरी यही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई स्टडी रखिए। अभी इस साल ये चीज़ हमें समझने देखने को मिली कि भाई बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स फॉल डाउन हुए हैं, तो आपको अंडर टॉप 10 भी अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो आपको समझना होगा कि भाई आपको यू हैव टू स्टिक टू द वेरी रूट्स। जितना क्लोज टॉप कंटेंडर्स में रह सकते हैं उतना रहिए। यस, छोटे प्रोजेक्ट्स को भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर द टाइम बिंग कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स में से रिटर्न्स निकालने के लिए, कुछ ट्रेड करने के लिए करना चाहते हैं करिए, बट अपनी लॉन्ग टर्म बिगर होल्डिंग्स को हमेशा लाइक बिटकॉइन या इथीरियम के अंदर रखेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। जस्ट लाइक ADA हुए, XRP हुए। आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई बड़े प्रोजेक्ट्स जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो सर्वाइव करके आए हैं दो बुल रन्स और बेयर मार्केट्स, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, बिकॉज दोज आर द प्रोजेक्ट्स जो आपको रिटर्न देके जाएंगे इन द लॉन्ग टर्म। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन ख्याल रखिए आप अपना। Keep smiling, keep rocking. Thank you so much. Peace out.